इस वीडियो का थंबनेल देख करके तुमने ये वीडियो चुना ताकि तुम अपना मोटिवेशन का सिलेबस कंप्लीट कर सको, क्योंकि तुम एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो। अब कुछ ना कुछ कारण तो था ना कि तुम इस वीडियो पर आए। शायद तुम्हारा एग्जाम आने वाला था, शायद तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, या शायद तुम्हें टॉपिक या फिर कंसेप्ट समझना है। तो हमारे किसी ना किसी एक्शन के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है, एक कारण होता है जो हमें ड्राइव करता है, कहीं ना कहीं हमें उकसाता है या हमें ये महसूस कराता है कि हमें ये क्यों करना चाहिए। और वो हर एक बार जब हम किसी काम को करने के लिए आलस करते हैं शायद, तो हमें एक वो चीज़ दिमाग में आती है कि नहीं, हमें क्यों करना है ये चीज़। और हमारे अंदर एक ऐसा, हमको एक फीलिंग आती है कि जिस फीलिंग की वजह से, जिस ड्राइव की वजह से हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो वेलकम, आप हैं यहाँ पर डिकोडेड के साथ में @decoded_0। यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है और हम साइकोलॉजी सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो अब इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, जितनी ज़रूरत है वो इतनी ही थी और आपको अब समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सीधा सीधा, तो वन शॉट रहेगा ये वीडियो। 1 घंटे से भी कम का वक्त लेकर के आपका एकदम क्रिस्प में होता है ना कि आपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया, आपने जो चीज़ें समझनी चाहिए सटीक वही समझी और आपने कंसेप्ट समझ लिया, ज़्यादा इधर उधर नहीं। और कंप्लीट नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स मैं प्रोवाइड भी करती हूँ, पहले मैं ब्लैक बोर्ड में पढ़ाती थी, पर मुझे लगता है कि पीपीटी से शायद आपको नोट्स और क्लियर हो जाएंगे। यू कैन नोट इट डाउन और आप मुझे सुन भी सकते हैं। 100% एक्सप्लेनेशन रहेगा, यानी कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कंप्लीट क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है, यानी कि हमें समझना है मोटिवेशन है क्या आखिरकार, और उसके टाइप्स क्या क्या हैं वो समझना है, और इसके कुछ कीवर्ड्स और कुछ फीचर्स से रिलेटेड। अर्ली अप्रोचेस, हम अभी जिस तरीके से भी मोटिवेशन को समझते हैं, हम मोटिवेशन का अपने जो ज़ाहिर तौर पर हमारी जो आम जिंदगी है उसमें कई बार इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दोस्त को मोटिवेट करते हैं, हम खुद को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देखते हैं। हम संदीप माहेश्वरी को सुना करते थे पहले, और अब हम और क्रिएटर्स को सुनते हैं। मोटिवेशन, ये सारे शब्द काफ़ी कॉमन है यार हमारी ज़िंदगी में। तो हम समझेंगे कि पहले मोटिवेशन को कैसे समझाया जाता। अब ये मैंने आम जिंदगी की बात की है, लेकिन अकेडमिकली एक्चुअली मोटिवेशन होता क्या है, हमारे अंदर ये क्या चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है, तो और ये मोटिवेशन एग्जैक्टली है क्या, उसे पहले कैसे समझा जाता था। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा समझा जाता था। उसको लेकर के 2 थ्योरी है, एक है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और एक है हमारी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड, जो कि हमारे इंस्टिंक्ट्स की बात करती है। तो वो हम समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखो, पहले अर्ली अप्रोचेस समझेंगे जो कि बायोलॉजी पर फोकस करती थी, और फिर हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल कुछ अप्रोचेस हैं, यानी कि कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। अब इस थ्योरी को देने वाले भी एक व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति ने क्या समझाया है उसको हम समझेंगे। मैक्लेलैंड है उनका नाम, और पूरा नाम हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने समझाया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजिकल नीड्स का कंसेप्ट काफ़ी आपके लाइफ से रिलेटेबल मिलेगा आपको। उसके बाद हम समझेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन स्पेसिफिकली कुछ अलग नहीं है, साइकोलॉजिकल नीड्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक अदर टॉपिक की तरह, हम इसे बड़े टॉपिक की तरह समझेंगे। कैरल ड्वेक हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और उनकी समझ जो उन्होंने हमें दी है हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आ चुके, क्योंकि अचीवमेंट मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है एज अ टॉपिक मोटिवेशन कंसेप्ट का। यहाँ पर फिर हम देखेंगे अराउजल एंड इंसेंटिव अप्रोचेस। अब कुछ और भी अप्रोचेस है मोटिवेशन को समझने के लिए, जैसे अर्ली अप्रोचेस थी जो बायोलॉजिकल थी, साइकोलॉजिकल है, और यहाँ पर अराउजल एंड इंसेंटिव अप्रोचेस, यानी कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होता है। एक इंडिविजुअल उसको मेंटेन करने की कोशिश रखता है, ना उससे ज़्यादा उसे अराउजल चाहिए ना उससे कम चाहिए। अब ये क्या है हम उसे टॉपिक के साथ ही समझेंगे। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस, अब ये तुमने ये 4 अप्रोचेस देखी, अर्ली, ये साइकोलॉजिकल, ये तीसरा अराउजल एंड इंसेंटिव, और चौथा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर है। तुमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी समझा ना, तो मेरा ही टॉपिक है, मैंने भी समझाया है, लेकिन ठीक है तुमने कहीं और से भी पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ आना चाहिए। बात ये है, तो तुमने समझा होगा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल क्या है साइकोलॉजी का। तो उसमें तुमने समझा होगा कि कैसे हमारे इंडिविजुअल विल की बात की जाती है, फ्री विल की बात की जाती है, और ह्यूमन, एक इंसान होने का जो ज़र्रा है, एक इंसान होने की जो अहमियत है उसके बारे में, कि जब हम कोशिश करते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ अपने अंदर तराशना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के। अब मैं ऐसे बात करने के लिए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर नोट्स में कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे और उसके बिना आप नहीं समझोगे। तो उसी के साथ में हम समझेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने से कि मोटिवेशन है क्या। किसी चीज़ को जानने की शुरुआत करने से पहले उसका परिभाषा, उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर मोटिवेशन का कंसेप्ट, यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप इसे नोट बाद में करना, पहले तुम सुन लो। हम बोले कि पहले सुन लो, लिखना नहीं है, ठीक है। हमें दिखता है सब स्क्रीन के बाहर, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तुम नहीं पढ़ रहे थे ना, स्क्रोलिंग कर रहे थे ना, ठीक है।
तो मेरी बहनों यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको स्टूडेंट्स की। यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन की हाइलाइट्स और कंसेप्ट। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यार। डेफिनेशन क्या है मोटिवेशन? प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, डायरेक्टेड एंड कंटिन्यूड सो दैट फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स और वांट्स आर मेट। यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके मदद से हम कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन शुरू करते हैं और उसे डायरेक्ट करते हैं, यानी उसे एक दिशा देते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारी ज़रूरतें और नीड्स मीट हो पाए। और नीड्स कैसी? कोई भी हो सकती है। होती कौन कौन सी है? साइकोलॉजिकल होती है, फिजिकल होती है। सो एनी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम एक जो भी एक्शंस करते हैं उस एक्शन को डायरेक्ट कौन करता है? एक प्रोसेस जो कि मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, डायरेक्टेड, कंटिन्यूड सो दैट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स और वांट्स आर मेट। तो यार तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? मोटिवेशन क्या कोई चीज़ है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है? क्या कुछ स्टैटिक है, कुछ रुका हुआ है? नहीं, ये एक प्रक्रिया है, चलता हुआ चलता फिरता प्रोसेस है ये। तो इट्स अ प्रोसेस। किस लिए है ये? क्यों है ये? ताकि हम ज़रूरतें अपनी या फिर नीड्स पूरी कर सके। लाइफ में रहने के लिए वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स, ये बिना उसके नहीं रह सकते। ठीक है, सो अ प्रोसेस दैट ड्राइव्स, मैंने ये क्या यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर दिया जो यहाँ भी नहीं लिखा है। ये एक प्रक्रिया है दैट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू डू एक्शन। ड्राइव्स मतलब कि आपको एक तरीके से अंदर से एक ड्राइव देती है, एक बूस्ट देती है सो दैट यू कैन एक्ट, तो कि आप एक बिहेवियर करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात लिखी है कि ये जो शब्द है अब ये कहाँ से आया। देखो हमने समझने के लिए तो समझ लिया, लेकिन ये शब्द बना कैसे है ये भी तो है। तो ये एक लैटिन वर्ड से बना है, वो शब्द है मूवेरे। मूवेरे लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है टू मूव। ठीक है, तो मोटिवेशन एक लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड कोर है मूवेरे। मूवेरे का मतलब है टू मूव, यानी मोटिवेशन मतलब समथिंग दैट मूव्स एन ऑर्गेनिज्म या फिर एक इंडिविजुअल टू डू एक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, मूव पीपल टू डू थिंग्स दे डू। यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए चार्ट बना दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन कितने तरीके की होती हैं। अब मोटिवेशन यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें एक्शन करने के लिए ड्राइव करती है, तो वो कितनी तरीके की होती है। एक होता है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब कि आपके अंदर एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी ड्राइव जो आपको बूस्ट करती है कोई काम करने के लिए। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है, यानी बाहर की कोई चीज़ आपको ड्राइव दे रही है कोई काम करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यहाँ लिखा है कि एक्शन इटसेल्फ इज सेटिस्फैक्टरी इन इंटरनल मैनर, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में होता ये है कि हम जो बिहेवियर कर रहे हैं, जो एक्शन हम ले रहे हैं, वो खुद ही कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई कर रहा होता है, यानी कुछ ना कुछ हमें इंटरनली सेटिस्फैक्शन दे रहा होता है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। वो कर्म, वो काम जो हम कर रहे हैं, वो प्रोसेस खुद ही फन होता है, खुद ही चैलेंजिंग या फिर रिवॉर्डिंग होता है, या कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग होता है। ऑपोजिटिव टू इट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। person performs an action because it leads to an outcome that is separate from the person। देखो इंग्लिश में लिख देती है चीज़ें तो फिर वो छोटी सी चीज़ बड़ी लगने लग जाती है। यहाँ इतना बताया गया है कि एक इंडिविजुअल कोई भी काम, कोई एक्शन, कोई व्यवहार इसलिए करता है ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके, ताकि उसे कुछ ऐसी चीज़ें उसे एक्वायर हो सके जो कि बाहर की है, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है, जो कि रिवॉर्ड्स हो गया, प्राइजेस हो गया। लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लीड्स टू एन आउटकम सेपरेट फ्रॉम द पर्सन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आप एक्शन कर रहे हो, वो प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट एक्शन, इट्स नॉट इटसेल्फ सेटिस्फैक्टरी बट यू आर डूइंग दैट एक्शन सो दैट यू कैन गेट समथिंग, सो दैट इट कैन लीड टू समथिंग, लीड टू एन आउटकम। आप काम आउटकम के लिए कर रहे हो, वो प्रोसेस आपको नहीं पसंद है लेकिन वो काम आप एक आउटकम के लिए कर रहे हो। जैसे शायद आपको पढ़ना नहीं पसंद है लेकिन आप वो काम डिग्री के लिए कर रहे हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन डिग्री पैरेलल टू अपनी जो भी कॉलेज है उसके साथ कर रहे हो ताकि आपको वो डिग्री मिल सके। इट्स नॉट कि आपको वो काम पसंद है, बस आपको वो डिग्री चाहिए, आपको वो प्रोसेस पसंद नहीं आ रहा है। कई लोगों को पढ़ना नहीं पसंद है, बस नंबर पसंद होता है, सबका ही यही रहता है मोस्ट ऑफ द। तो वो भी इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यू डू थिंग्स फॉर एन आउटकम, सो दैट इज़ एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आपको एक ड्राइव,
एक जो होता है ऊर्जा काम करने की, वो कहाँ से मिल रही है, कुछ बाहरी चीज़ों से मिल रही है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द पर्सन। सेपरेट फ्रॉम द पर्सन मतलब आपको इंटरनली कुछ सेटिस्फैक्शन, आपसे कुछ कनेक्टेड चीज़ नहीं है, वो बाहर से चीज़ है, दैट इज कॉजिंग यू द ड्राइव टू डू द थिंग। द एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज द रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टी इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि हमारा जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें रीइंफोर्सर, एज अ रीइंफोर्सर क्या काम कर रहा है। रीइंफोर्सर नहीं ना भूल गए, हम लोगों ने पढ़ा था लर्निंग में रीइंफोर्सर क्या होता है, ठीक है। तो रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टी क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। चिल्ड्रेन क्रिएटिविटी डिक्रीजेज बाय एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑन द अदर हैंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन शोज इन्हांसमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट था और उसका यहाँ पर लिखा भी है कि किसने किया था और किस ईयर में किया था। ये इररिलेवेंट है, वैसे नाम आप याद करो, पर ये फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम अर्ली अप्रोचेस देखेंगे। जैसे मैंने बताया बायोलॉजिकल बेसिस पर ये अर्ली अप्रोचेस हैं, या फिर हम कह लें कि पहले के वक्त में, अभी से कुछ वक्त पहले कैसे समझा जाता था एकेडमिक फील्ड में मोटिवेशन को, तो ये समझा जाता था। यहाँ पर लिखा है इवोल्यूशनरी अप्रोच, यानी कि इवोल्यूशन हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टेजेस को लेकर के, या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन जो इंस्टिंक्ट्स को लेकर के यहाँ पर बात की है, और उसी से समझाने की कोशिश की है कि हम क्यों मोटिवेट होते हैं कोई काम करने के लिए। दूसरा है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। यहाँ पर हम पहला देखते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच। इवोल्यूशनरी अप्रोच कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी है उससे तुम लिखना पर पहले सुन लो। जैसे मैंने कहा था ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, जैसे मैंने बताया, यानी कि इवोल्यूशनरी अप्रोच एक ऐसा तरीका है मोटिवेशन को समझाने का जो कहता है कि हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारे पास एक ड्राइव है टू डू समथिंग, वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, वो हमारी बॉडीली या फिजियोलॉजिकली फंक्शंस की वजह से है। अब ये अप्रोच क्या फोकस करती है, देखो तुम कंफ्यूज मत होना, इवोल्यूशनरी अप्रोच पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, पार्ट है अर्ली अप्रोचेस का, इवोल्यूशनरी और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दोनों। तो हम पहले अप्रोच मतलब ये मत समझना कि कुछ अलग है, ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा अप्रोचेस हैं तो उसके अंदर थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है, तो शब्द है ये खाली। तो यहाँ पर है, मैंने बताया जैसे इवोल्यूशनरी अप्रोच का फोकस क्या था इसका। इवोल्यूशनरी अप्रोच ऐसे समझाता है कि जो हमारी मोटिवेशन है इट इज़ ड्यू टू इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर मतलब, इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, कुछ हमारे पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि जन्मजात होता है या फिर हमारे अंदर बायोलॉजिकली ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इननेट यानी ऑलरेडी देयर, ठीक है, ऑलरेडी देयर मतलब हमारे अंदर हमेशा से होते हैं, बायोलॉजिकल हमारे कुछ पैटर्न होते हैं बिहेव करने के, ताकि हमारी नीड फुलफिलमेंट हो सके एंड ऑल बेसिक्स से। तो इंस्टिंक्ट तुम्हें पता है, ठीक है, तो इंस्टिंक्ट्स और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ही वही कारण है दैट बिकॉज विच वी आर मोटिवेटेड, या फिर हमारे अंदर मोटिवेशन होता है। सो यहाँ पर डेफिनेशन है दैट इंस्टिंक्ट मीन्स इननेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। यहाँ पर लिखा है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर दैट एनिमल्स एंड ह्यूमंस हैव इन सिमिलर। यहाँ पर बात की जा रही है कि इंसान हो चाहे जानवर, सब में कॉमन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। अब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो हमें सर्वाइव करने में मदद करता है, जो बायोलॉजिकली बेसिक हमारा पैटर्न है बिहेव करने का, और जो हमारे अंदर इननेट तौर पर यानी पहले से रहता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एज अ कॉज टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर रूट्स, यानी कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, हम जो भी बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण होता है इंस्टिंक्ट, यानी कि हमारे बेसिक बायोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। एग्जाम्पल यहाँ पर है कि हमारा जो सेक्शुअल बिहेवियर है, वो कुछ भी ले लो, फ्लर्टिंग से लेकर के एंड ऑल, हर एक चीज़ इज रिलेटेड टू ह्यूमन्स इंस्टिंक्टिव नीड, कोर इवोल्यूशनरी जो पहले शुरुआत से ही है हमारे अंदर, टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पर है MC डॉग ऑल। अब ये ईयर तुम्हें याद करना ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अब तुम हर बार ईयर्स याद करते रहो, ठीक है, बस एज अ फैक्ट है तो मैंने लिख दिया है। MC डॉगॉल ने बताया, उन्होंने अपनी स्टडीज़ की और उन्होंने कंक्लूड किया कि देयर आर 18 इंस्टिंक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स। व्यक्ति के अंदर में 18 तरीके की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसका मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, जो कि हैं क्यूरोसिटी, फ्लाइट का मतलब होता है किसी सिचुएशन में आपके अंदर एक बायोलॉजिकल होता है ना ड्राइव, या तो आप उससे लड़ते हो या तो आप भागते हो, तो ये फ्लाइट वही है, फ्लाइट मतलब भागना, दूर हो जाना खतरे से। पग्नासिटी यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर होना, और एक्विजिशन यानी पोजेशन। 18 है मेन, यहाँ पर लिख दिया गया है। और मैंने कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 18 के 18 याद करो, ये 4 आप याद करो, ये काफ़ी है आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है देयर वर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड। अब इस इवोल्यूशनरी थ्योरी या इवोल्यूशनरी अप्रोच में 1000 तक
के मतलब इंस्टिंक्ट्स का नाम दिया गया, उसे एक्सप्लेन किया गया, डिस्क्राइब किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये थ्योरी लैक करती है हमारे मोटिवेशन के कॉजेज़ को एक्सप्लेन करने में। और प्लेंटी ऑफ डिस्क्रिप्शंस, यानी कि इलेबरेट बहुत चीज़ें की गई हैं। हाँ, इस चीज़ का मतलब ये है, दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस। अब देखो जैसे यहाँ पर 18 इंस्टिंक्ट्स है, नेम अ फ्यू दीज। अब क्यूरोसिटी इज़ अ इंस्टिंक्टिव नीड्स, सो हमारा जो, और जैसे एग्जांपल के लिए सेक्सुअल बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू रिप्रोड्यूस। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ डिस्क्रिप्शंस, बट इट नेवर एक्सप्लेन व्हाई ऑफ अ बिहेवियर, do not explain causes of behavior and fails to explain the why of a behavior। ये नहीं बता पाती कि एक व्यवहार हम कर रहे हैं, अगर ये इंस्टिंक्टिव हमारा बिहेवियर है तो इसका कुछ कारण आप बताओ। why we do such behavior, why are these such behavior in us, बिहेवियर के पीछे का कारण ये नहीं बता पाती है। सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिहेवियर। ये तो बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे इतने बिहेवियर, इतनी इंस्टिंक्ट्स हैं, दीज आर द इंस्टिंक्ट्स दैट इज द कॉजेज बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर, पर क्यों हैं ये नहीं बताती। हैंस इट लैक्ड एंड फेडेड अवे। इट डिस्क्राइब्स, ये चीज़ें तो बताती है, ये डिस्क्रिप्शन तो देती है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन, ये कॉज नहीं बता पाती पीछे का। अब हम देखते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी हमने जैसे बताया अर्ली अप्रोचेस की दूसरी थ्योरी है। ये पहली वाली हमने यहाँ पर कंप्लीट की है, ये वाली, तो अब हम ये कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस के अंदर में एक ड्राइव होती है। ड्राइव होती है का मतलब होता है एक अर्ज होती है। एक अर्ज क्यों आती है, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भी नीड, कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फिजिकल नीड्स हो, या फिर हमारे कोई साइकोलॉजिकल नीड हो, वो एक ड्राइव, एक अर्ज पैदा करती है, और वो अर्ज हमारे को फिजिकल अराउजल की तरफ लेकर के जाती है। और वो अराउज होना मतलब कि फिजिकली अराउज होना, नाउ यू विल बिहेव, नाउ यू विल एक्ट। क्यों एक्ट करोगे, ताकि वो नीड फुलफिल हो सके। तो यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, वो फोकस करती है नीड्स और ड्राइव्स पर। ये एक अप्रोच है, एक तरीका है मोटिवेशन को समझने का, जो कि समझती है दैट बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम इंटरनल ड्राइव्स टू पुश द ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल नीड एंड रिड्यूस टेंशन एंड अराउजल। यानी कि एक मोटिवेशन को समझने का तरीका जो कहता है दैट बिहेवियर इंटरनल ड्राइव्स की वजह से होता है, यानी बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम इंटरनल ड्राइव्स दैट पुशेस द ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई देयर physiological need and reduce those tensions and arousal। तो यहाँ पर इंटरनल फिजियोलॉजिकल स्टेट और हमारे करते हुए बिहेवियर, व्यवहार के बीच में कनेक्शन दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है। अब हमारे पास एक ज़रूरत होती है, एक नीड होती है। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की हमारे पास जब एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है, तो वो एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती है। यानी कि हमारे साइकोलॉजिकल लेवल में एक टेंशन क्रिएट करना, एक ड्राइव क्रिएट करना। उसके बाद होता है फिजियोलॉजिकल अराउजल। सो यू गेट अराउज्ड होना मतलब नाउ यू विल बिहेव ऑन दैट, यू विल एक्ट ऑन दैट, एंड that motivates organism to act, fulfill the need and reduce the tension। एक ज़रूरत होती है, उसकी वजह से टेंशन होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, then you get aroused physiologically, a person gets aroused physiologically and then they act। Why they act? So that the need can be fulfilled, and that fulfillment of the need reduces that tension। सो बेसिकली क्या समझ में आया कि फुलफिलमेंट ऑफ नीड इज़ द मेन गेम यहाँ पर, कि सब कुछ क्यों हो रहा है, ताकि ज़रूरत को पूरा किया जा सके। एंड दैट टेंशन, जो मैं टेंशन बोल रही हूँ, वो एक ड्राइव है। उस टेंशन को हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। तो नीड क्या है एक्चुअली में, हम उसे परिभाषित कैसे कर सकते हैं। नीड इज़ अ मटेरियल रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमारे होने के लिए हमारे पास ज़रूरतें होती है। हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमारा होना, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वी हैव नीड एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। हमें वो करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया आपके लिए। मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ऐसे फ्लो में बनाया है कि ये किया फिर ये किया, ठीक है। बट आप कॉपी में ऐसे बनाना कि आप ये ऐसे मान लो ये नीड लिखा एंड देन यू विल राइट दिस, ऐसे आप करके बनाना, आप ऐसे बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक ज़रूरत होती है विच विल क्रिएट psychological tension and physiological arousal, and then a person acts, why acts, to fulfill the need and maintain homeostasis to reduce the drive or tension। THE द है यहाँ पर, homeostasis में एक S कम होगा, need में एक E कम होगा, यहाँ 2 है, यो नहीं है to reduce the drive या tension। and फिर why do we do action to satisfy the need।
अब यहाँ पर एक शब्द आपको लग रहा होगा अनजाना सा, होम्योस्टैसिस, तो उसे भी हम समझेंगे। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस, जहाँ से मैंने यहाँ पर बताया आपको कि वी डू एक्शन सो दैट हम नीड्स को पूरी कर सके। लेकिन इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा नहीं समझना, आपको बस समझना है नीड और होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट, यानी कि हमारी बॉडी एक नॉर्मल तरीके से एक्ट कर सके, उसके अंदर बॉडीली जो स्टेट्स हैं वो मेंटेन रहें, वो शांत रहें, वो बैलेंस्ड रहें, ये होता है होम्योस्टैसिस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस ये है कि टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस वन या फिर इंडिविजुअल हैव टू अटेंड द ड्राइव एंड कंप्लीट द नीड दैट इज कॉजिंग द ड्राइव। यानी कि अब होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी का स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, जो भी ड्राइव आ रही है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो जो ड्राइव है उसको अटेंड करता है, यानी उस पर फोकस करता है और वो नीड को फुलफिल करता है बाय डूइंग द एक्शन सो दैट वो नीड फुलफिल हो सके और होम्योस्टैसिस का स्टेट मेंटेन हो सके। क्यों? क्योंकि जब एक ड्राइव होती है बॉडी के अंदर, यानी कि एक अर्ज होती है साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल लेवल पे, दैट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द बॉडी, और होम्योस्टैसिस बॉडी के लिए ज़रूरी है। होम्योस्टैसिस मतलब कि एक स्टेडी स्टेट मेंटेन रहना चाहिए शरीर के अंदर। द primary drive creates imbalance state and action to fulfill imbalance maintains back the balance, जो कि मैंने बताया कि होम्योस्टैसिस इम्बैलेंस हो जाता है, बॉडी की कंडीशन इम्बैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए वी फुलफिल द नीड सो दैट द बॉडी कैन बी अगेन ऑन देयर so that the body can be again on its steady state, on the state of its balance। अब हम देखते हैं प्राइमरी ड्राइव को हम कैसे परिभाषित करेंगे। प्राइमरी ड्राइव मतलब सर्वाइवल नीड्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी एक अर्ज दैट इज रिलेटेड टू आवर सर्वाइवल नीड्स। सेकेंडरी ड्राइव मतलब कि वो ड्राइव्स, वो अर्जेस जो हमें किस वजह से आती हैं, किन ज़रूरतों की वजह से आती हैं, उन ज़रूरतों की वजह से आती हैं जो हमने कहीं ना कहीं किसी अनुभव से सीखा है, कंडीशनिंग से सीखा है, लर्निंग से सीखा है। जैसे पैसे की ज़रूरत, सोशल अप्रूवल, लोगों के सामने अच्छा बनना, वैलिडेशन के लिए काम करना, अटेंशन सीकर होना, तो ये सब हम कैसे सीखते हैं? तो ये हमारे सेकेंडरी लेवल पर हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी नीड का पार्ट नहीं है। सो प्राइमरी ड्राइव क्या है? इन्वॉल्व सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी, यानी कि एक कुछ इस तरीके की अर्जेस जो हमारी बॉडी की बेसिक सर्वाइवल नीड, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको कवर करने के लिए उठती हैं। और सेकेंडरी ड्राइव क्या है? वो अर्जेस जो हमारी जो सेकेंडरी नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उठती हैं। और वो नीड्स हम कैसे सीखते हैं? हम अपने अनुभवों के दौरान सीखते हैं, वो साइकोलॉजिकल होती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है? इस थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है? जैसे हमने देखा इवोल्यूशनरी अप्रोच का क्रिटिसिज्म कि वो डिस्क्राइब तो कर रही है पर वो कारण नहीं बता पा रही और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही चीज़ों को। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म है, इट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल ह्यूमन मोटिवेशन, जस्ट एक्शन डन टू रिड्यूस टेंशन। ये हर एक व्यवहार, हर एक मोटिवेशन, हर एक तरीके के मोटिवेशन को कवर नहीं करती। अब आप कहोगे कि इतनी तरीके के मोटिवेशन अलग अलग कॉजेज से होते होंगे, सब कैसे कवर हो सकता है? यहाँ पर इस लाइन का मतलब एक्चुअली ये है कि इट डो नॉट एक्सप्लेन ऑल ह्यूमन मोटिवेशन, यानी कि हमारे व्यवहार, हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, एक मोटिवेशन हमारे अंदर क्यों आ रहा है, ये ओवरऑल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो हमारे होम्योस्टैसिस को, यानी बैलेंस ऑफ बॉडी को इम्बैलेंस करती है। कोई ऐसी चीज़ जो हमें अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम दोस्तों के साथ हॉरर फिल्म्स देखते हैं, हम बंजी जंपिंग जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, हम एक रिस्की ट्रिप्स पर जाते हैं दोस्तों के साथ में, जिसमें हमें क्यूरोसिटी रहती है, एक्साइटमेंट रहती है और उसमें रिस्क रहता है। तो हम अपने बॉडी को कहीं ना कहीं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस में तो नहीं डाल रहे वैसे एक्शंस करके, बट देयर इज़ अ मोटिवेशन बिहाइंड दीज एक्सट्रीम एक्शंस। तो वो क्या है? सो इट डू नॉट explain all human motivation, and the concept of homeostasis is explained as causes of behavior, but individuals also do actions that dysregulate the bodily system, as I said। अब हम समझेंगे psychological approaches to understand motivation। वो हैं 3 psychological needs की थ्योरी given by मैक्लेलैंड। ये है डेविड सी मैक्लेलैंड, इन्होंने दिया है 3 psychological needs। अब यहाँ पे लग रहा होगा ये क्या लिखा है, तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म्स है। अब जब ये काम कर रहे थे भाई साहब डेविड सी मैक्लेलैंड, इन्होंने अपने वर्क्स में जो भी पेपर से लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि छोटे शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें लिखी हैं। NAFF मतलब नीड फॉर अफिलिएशन है,
एन POW मतलब कि नीड फॉर पावर है, NACH का मतलब है नीड फॉर अचीवमेंट। यहाँ पर आपने जान लिया है कि क्या है वो 3 साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी मानसिक तौर पर हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमारी सिर्फ बॉडी की ज़रूरतें नहीं होती। हम जिंदा हैं, हम जीवन में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ शरीर की ज़रूरतें हैं जो हम पूरी करेंगे, वो तो बेसिक नीड्स होती हैं। बॉडीली रिक्वायरमेंट्स आर बेसिक बट देयर आर साइकोलॉजिकल नीड्स। और एज पर मैक्लेलैंड यहाँ पर 3 उन्होंने ज़रूरतें बताई हैं। एक होता है नीड फॉर अफिलिएशन, एक होता है नीड फॉर पावर, एक होता है नीड फॉर अचीवमेंट। यानी कि एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि वो ऐसा महसूस करे कि वो लोगों के से वैलिडेटेड है, लोग उसे वैलिडेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोगों के बीच है। नीड फॉर पावर, पीपल समटाइम्स हैव द नीड, समटाइम्स क्या बहुत लोगों के अंदर ये चीज़ नीड एक्सट्रीम में होती है, कई के अंदर कम में होती है, पर होती सब में है। दे वॉन्ट टू डोमिनेट अदर, दे वॉन्ट टू ओवर पावर, या फिर दे वॉन्ट टू बी चूजन, दे वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड कि मैं हूँ यहाँ पर। नीड फॉर अचीवमेंट, टू अक्वायर समथिंग, टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टू डू थिंग्स। अब यहाँ पर काफ़ी इलैबोरेट करके मैंने लिख दिया है। पहला है नीड फॉर अफिलिएशन। नीड फॉर अफिलिएशन, अफिलिएशन शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नीड फॉर फ्रेंडली सोशल इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। People high in this need seek to be liked by others, to be held in high regard by those around, यानी कि जो उन्हें वैलिडेट करें, अप्रिशिएट करें। These makes better team working person, यानी कि एक एग्जाम्पल है कि ये जिनके अंदर ये नीड एक्सट्रीम में या फिर हाई लेवल पे होती है, उनमें ये रहता है कि दे मेक अप अ बेटर टीम मेंबर्स, यानी दे विल डू थिंग्स सो दैट दे कैन बी अप्रिशिएटेड, जिनके उनके बारे में बातें हों, उनको अप्रिशिएट किया जाए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट उन्हें मिले। तो नीड फॉर अफिलिएशन, आप बिलोंग करना चाहते हो, यू वांट टू बिलोंग विद पीपल, यार राइट, यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड बाय देम। नाउ नीड फॉर पावर, ये मैं आखिर में बताऊंगी। नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर यानी कि यहाँ पर बहुत एक है कि व्यक्ति चाहता है दैट they control others. A person have this tendency that they want to control, they want to be considered, they want to be chosen, that I am, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने लिखी है कि control over others, people high in these possesses की स्पेलिंग यहाँ पर एस ज़्यादा हो गया है, possesses to have influence over others, to make an impact on others and want their ideas to be chosen। जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, जैसे ये सारी चीज़ें उनको आप लिख लो और सब लिखो, लेकिन उसको आप अंडरलाइन करो। एंड यूज्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर यूटिलिटी, यानी कि वो चाहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं, वो चीज़ें जो कह रहे हैं, उसको ही माना जाए। अब वो चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी कही हुई बात गलत है, चाहे वो किसी काम की नहीं है, चाहे वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं कुछ नहीं देगी, कोई सक्सेस नहीं देगी, लेकिन वो चाहते हैं दे वॉन्ट टू बी कंसिडर्ड। एंड स्टेटस एंड प्रेस्टीज स्टेज इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर ये चीज़ें हाई में होती है, पावर को कंट्रोल यानी पावर रखना, वो उनके अंदर ना एक रहता है स्टेटस, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, ये सब चीज़ें उनके अंदर बहुत एक्सट्रीम में होती है। अब वो लोग जिनके पास आपने देखा होगा, वैसे लोग जिनके पास हाई वैल्यूड मटेरियल्स होते हैं, जो शो ऑफ मनी, मटेरियल्स आर लाइक टॉयज, एंड दोज विद मोस्ट ऑफ द टॉयज या फिर ढेर सारे मल्टीपल नंबर ऑफ टॉयज दे विन, यानी कि जिनके पास ढेर सारी चीज़ें हों, सो दैट दे कैन शो दैट हे आई एग्जिस्ट एंड आई हैव ओवर पावर अबव यू। फॉर अचीवमेंट, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड इन अटेनिंग गोल्स, ऐसा रहता है कि उनके अंदर एक रहता है, जैसे जो लोग नीड फॉर अचीवमेंट जिनके अंदर होती है, दे वांट टू सक्सीड, दे वांट टू हैव गोल्स, दे वांट टू वर्क टुवर्ड्स दैट। जैसे राज शामनी जो पॉडकास्ट करते हैं, इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर है, ऐसे ही कई आप ले लो नाम, जाकिर खान ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, क्रिएटिव फील्ड से ले लो, क्रिकेटर्स के नाम ले लो, शुभमन गिल को ले लो, कईयों को ले लो, प्रियंका चोपड़ा को ले लो। सो देखो मैंने गिने चुने एग्जाम्पल बताया है, लेकिन आप विकास देवकीर्ति को ले लो, ही इज़ अ ग्रेट टीचर। तो दोज हु एस्पायर रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग गोल्स, और वो ऐसे व्यवहार अपने ऐसी हैबिट्स रखते हैं, ऐसी स्किल एक्वायर करते हैं, ऐसे करियर लेते हैं ताकि वो दे कैन बी इवेलुएटेड बाय अदर्स, यानी कि वो फीडबैक पर भी फोकस करते हैं, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं दे वांट टू इम्प्रूव दैट। इवेलुएशन बाय अदर्स का मतलब ये नहीं है दे वांट टू बी जज्ड बाय पीपल, दे वांट टू बी अंडरस्टूड सो दैट दे कैन इम्प्रूव बेटर, ठीक है। एंड यहाँ पर है ऑन देयर परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद अचीवमेंट ऑफ रीचिंग अ गोल, यानी कि दे वांट टू रीच समवेयर, वो आगे बेहतर तो बनना चाहते हैं, लेकिन बेहतर बनने के साथ में वो अपनी कमियों को भी समझना चाहते हैं और उसमें भी वो काम करना चाहते हैं। Want a challenge, these kind of people love
टू डू चैलेंज देमसेल्फ, टू मूव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, जिनके अंदर ये नीड एक्सट्रीम में होती है। एग्जाम्पल में ऑक्यूपेशनल सक्सेस, अकेडमिक सक्सेस, आप कुछ भी ले सकते हो। कैरल ड्वेक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। वो थ्योरी वो अचीवमेंट को रिलेटेड उन्होंने डेडिकेट किया, अचीवमेंट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल नीड्स में एक तो थ्योरी ये हो गई मैक्लेलैंड की दी हुई 3 साइकोलॉजिकल नीड्स, और एक हो गया सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कुछ अलग से कोई नीड नहीं बता रही है, लेकिन ये नीड फॉर जो अचीवमेंट है, जो अचीवमेंट वाली नीड है साइकोलॉजिकल इंसान के अंदर, उसके बारे में कुछ बहुत अहम बातें यहाँ पर ये जाहिर करती है। ये गिवन बाय, किसने दिया है ये थ्योरी? इट इज़ गिवन बाय कैरल ड्वेक। कैरल ड्वेक ने बताया है कि एक व्यक्ति के अंदर में, एक पर्सन के अंदर में जो उनकी थ्योरी होती है, अ पर्सन्स थ्योरी अबाउट देयर ओन सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ, हमारा खुद का स्वयं। तो ये चीज़ आप लिखो, ठीक है? आप इसको, मैं जो बोल रही हूँ सब लिखो, दैट अ पर्सन्स थ्योरी अबाउट देयर ओन सेल्फ इज समथिंग दैट इन्फ्लुएंस देयर नीड फॉर अचीवमेंट। यानी आप अपने बारे में किस तरीके से समझते हुए कई हद तक आपके अचीवमेंट को लेकर के जाहिर करता है कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो पाओगे या कुछ कर पाओगे कि नहीं। People's theories about their own selves can affect their level of achievement, motivation, and their willingness to keep trying to achieve success in the face of failure. जो आप अपने बारे में समझते हो वो बहुत हद तक ये आधारित कर देता है कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, और आपकी इच्छा शक्ति को भी वो या तो बढ़ाने या तो मारने का काम करता है। आपकी वो समझ कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हो, आप अपनी हैसियत को कितना समझ रहे हो। यहाँ पर एक बात काफ़ी जाहिर हो चुकी है कि नीड फॉर अचीवमेंट जो है हमारी, इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू पर्सनालिटी फैक्टर इंक्लूडिंग सेल्फ एफिकेसी। यानी कि हमारी कहीं पहुँचने की या कुछ बन पाने की जो क्षमता या फिर ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल नीड होती है, वो कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है हमारे खुद के व्यक्तित्व से, हमारे खुद की पर्सनालिटी से, और पर्टिकुलरली हमारी सेल्फ एफिकेसी से। सेल्फ एफिकेसी मतलब आप अपनी हैसियत कितनी समझ रहे हो, आप क्या समझ रहे हो। सेल्फ एफिकेसी मीन्स अ पर्सन्स व्यू दैट हाउ मच दे कंट्रोल देयर ओन लाइफ, हाउ मच कंट्रोल दे हैव ऑन देयर ओन लाइफ। यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर नोट भी कराया है, अ पर्सन्स व्यू ऑफ हाउ सेल्फ कैन अफेक्ट देयर परसेप्शन ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ देयर एक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अ पर्सन व्यू कि वो क्या समझ रहा है अपने आप को, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और सेल्फ एफिकेसी भी यही चीज़ है। और ये जो कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति का जो व्यू है या फिर जो सेल्फ एफिकेसी है, वो कहीं ना कहीं लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कि एक एंशिएंट कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड है। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक इंसान क्या समझ रहा है कि उसका जो लाइफ का कंट्रोल है, अ पर्सन्स कंट्रोल ऑफ लाइफ इज़ आइदर इंटरनल और आइदर एक्सटर्नल। तो जो लोकस ऑफ कंट्रोल का ये कंसेप्ट है, ये बताता है कि एक इंडिविजुअल या तो सोचता है कि वो अपनी लाइफ को खुद या फिर उसके लाइफ के जो कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम है वो खुद कंट्रोल कर सकता है, या तो वो समझता है कि बाहरी जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिक्स, पावर, चीज़ें, परिस्थिति, सिचुएशंस, ख़राब स्थिति में अगर कोई है तो ये सारी ख़राब स्थिति में है तो वो स्थिति को बोलेगा कि स्थिति ये मेरी ऐसी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो तुम अगर बिलीव कर रहे हो कि मेरे पास अपने जीवन को निर्धारित करने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे पास एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी कि तुम समझते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बट व्हेन यू हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट यू फील कि आई हैव कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, आई कैन डू थिंग्स, यू हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये है लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट। मैंने बता दिया इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के लोकस ऑफ कंट्रोल है। पीपल्स थ्योरी अबाउट देयर ओन सेल्फ्स, ये मैंने बताया है। इट मैटर्स टू बिलीफ सिस्टम्स अबाउट इंटेलिजेंस। कैरल ड्वेक बताते हैं कि इंटेलिजेंस की 2 बिलीफ सिस्टम है, यानी लोग इंटेलिजेंस को 2 तरीके से समझते हैं। पहला तो वो ये समझते हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो एक इंटेलिजेंस की क्षमता है एक इंडिविजुअल में या फिर खुद में, वो फिक्स्ड है, वो अनचेंजेबल है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। सो एक होता है बिलीफ सिस्टम अबाउट इंटेलिजेंस की इट इज़ स्टैटिक, सो इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ अनचेंजेबल। राइट ऑल दीज वर्ड्स दैट आई एम सेइंग। इट डिमॉन्स्ट्रेट द एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जो सोचते हैं कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, चेंजेबल नहीं है, दे डिमॉन्स्ट्रेट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, और व्हेन फेस्ड विथ डिफिकल्टी लीडिंग देम टू गिव अप ईजी और अवॉइड सिचुएशंस इन विच दे माइट फेल। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उनको लगता है वो नहीं कर पाएंगे, और जब उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक क्षमता नहीं है करने की, तो वो ट्राई तक नहीं करते हैं। दे गिव अप वेरी इजली, ऑफन इंश्योरिंग देयर ओन फेलियर्स, क्योंकि वो पहले से ही मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। अगर कोई बाहर
परिस्थिति आई, कोई ऐसी सिचुएशन आया जिसमें उनको लग रहा है कि मैं शायद रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, वो ये चीज़ मान लेते हैं, वो इस चीज़ को एज ए इन्फॉर्मेशन ना लेकर के अपनी अपनी रियलिटी समझने लगते हैं। वही वो लोग होते हैं जो मानते हैं इंटेलिजेंस इज चेंजेबल, इट इज़ नॉट स्टैटिक। अगर मैं कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहा हूँ इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में, तो मैं उससे आगे बढ़ने या और गिरने की क्षमता रखता हूँ। मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं अपने आप को बढ़ा सकता हूँ या और बेकार कर सकता हूँ। सो वो लोग सोचते हैं दैट इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस एंड स्मॉल इंक्रीजेज एंड बाय इंक्रीमेंट ये ई है। इट डेमोन्स्ट्रेट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये दिखाता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो सोच रहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो चेंजेबल है, उनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि उनके ऊपर एक विश्वास होता है कि देयर एक्शन एंड एफर्ट्स विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन इंटेलिजेंस। उनकी क्षमता में, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी इंटेलिजेंस में, उनके जो कर्म है, उनके जो कोशिशें हैं वो बदलाव ला सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जाकिर खान एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन को ले सकते हो, आप ले सकते हो हिमेश मदान को, यू पीपल डू वॉच दैम राइट। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ऐसे लोगों के अंदर, और पहला एक चीज़ वो करते हैं दैट दे हैव बिलीव इन देयर एक्शंस एंड एफर्ट दैट इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन इंटेलिजेंस, एंड सेकेंडली दे टेक कंट्रोल एंड increasing efforts when faced with challenges, they do not, मतलब वो भागते नहीं है परिस्थितियों से, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है चैलेंज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। वो कोशिश करते हैं और ये काम वो करते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड दोज पीपल हु हैव इंटेलिजेंस कि ये स्टैटिक होता है, दोज पीपल हु बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज स्टैटिक आर प्रोन टू डेवलपिंग लर्नड हेल्पलेसनेस, LEARNED, हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस है, L है, HELPLESSNESS, लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि जो लोग सोचते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, अब जो उनकी क्षमता है, जो उनकी इंटेलिजेंस है वो उतनी ही रहेगी, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा रहती है कि दे आर वेरी प्रोन, वो बहुत ईजिली लर्न हेल्पलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। यानी कि मान लेना ये चीज़ अपने अंदर कंडीशनिंग करवा लेना, ये लर्निंग करवा लेना दैट यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, जबकि ये सिर्फ आपका सोच है, आपकी रियलिटी नहीं होती है। So a tendency to stop trying to achieve a goal because past failure has led them to believe that they cannot do anything. लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन भी है, क्योंकि कई जो ऐसे लोग होते हैं, वेक का ही ये स्टडी है दैट जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जिनकी आदत होती है दे हैव टू ऑलवेज सक्सीड, दे हैव टू ऑलवेज बी एट द फर्स्ट, उनके साथ भी होता है कि वो भी लर्न हेल्पलेसनेस के शिकार होते हैं कि हर बार उन्हें चाहिए सक्सेस एंड देन बीच में अगर वो कहीं ना कहीं गिर गए तो उनको लगता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, दे बिलीव कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम। उसके साथ जो कैरल ड्वेक हैं वो एक और चीज़ की बात करते हैं, वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मीन्स दैट इट इज़ लिंक्ड विद प्रेज ऑफ एफर्ट एंड द यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर टीचिंग अ चाइल्ड और उसने कुछ ऐसे बहुत अच्छा काम, जैसे आपने कोई एक्टिविटी करने को बच्चे को दी, या फिर एज अ चाइल्ड एज अ लर्निंग एज में कोई इंडिविजुअल है, उसे वो कोई काम कर रहा है, सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपने बहुत अच्छा किया, वाओ वाओ वाओ, ऐसा नहीं, आप उसे रियलिटी चेक तो दोगे ही दैट यू कैन डू बेटर। उसके साथ में आप उसे अप्रिशिएट करोगे कि आपका जो ट्राई था वो काफ़ी अच्छा था, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट बट यू शुड डू मोर, ये वाली चीज़ होती है। सो इट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं करना कि कोई इंसान नेगेटिव फील करने लगे अपने बारे में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गिविंग रियलिटी चेक अलॉन्ग विथ प्रेज एंड अप्रिसिएशन, ये एक अच्छा टूल होता है। इट इज़ बेटर फॉर द सेल्फ स्टीम ऑफ चाइल्ड एंड देयर विलिंगनेस टू चैलेंज देमसेल्फ। एंडलेस प्रेज लीड्स टू मीनिंगलेसनेस व्हेन गिवन इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि जब आप एंडलेस प्रेज देते हो, ज़बरदस्ती तारीफ करते हो, तो वो अपना मकसद या फिर अपना मतलब खो देता है। तो अब हमने अर्ली अप्रोचेस टू मोटिवेशन समझ लिया है, जिसमें था इवोल्यूशनरी अप्रोच जो हमें बताती है कि हाउ द इंस्टिंक्ट्स is the cause behind human motivation, how instinct is something that explains motivation। और फिर हमने समझा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसमें हमने ड्राइव्स को समझा, नीड्स को समझा, और ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए वी डू एक्शंस, और वो
था एज अ कॉज ऑफ मोटिवेशन। देखो मैं आपको रिकॉल करवाती रहूँगी। उसके बाद हमने समझा साइकोलॉजिकल जो अप्रोचेस है टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन, जिसमें मैक्लेलैंड की थ्योरी हमने समझी और हमने समझा कैरल ड्वेक की थ्योरी। नाउ और इन्होंने क्या बताया था, मैक्लेलैंड ने 3 तरीके की साइकोलॉजिकल नीड है, अफिलिएशन, पावर और अचीवमेंट। अचीवमेंट को लेकर के पर्टिकुलरली अचीवमेंट के बारे में कैरल ड्वेक की थ्योरी में हमने और डेप्थ में समझा। अब हम यहाँ समझने वाले हैं एक अनदर थ्योरी जो कि है अराउजल और इंसेंटिव अप्रोच। ये एक ऐसी थ्योरी है या एक ऐसा अप्रोच है मोटिवेशन को समझने के लिए। देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो अराउजल थ्योरी है, एक इंसेंटिव थ्योरी है। पहले मैं बताती हूँ, अराउजल थ्योरी कहती है कि हमारे पास होता है एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन, यानी कि हमारे अंदर एक ड्राइव जो होती है वो हम एक बैलेंस लेवल पर रखना चाहते हैं। वो ना हम बहुत बढ़ाते हैं ना वो बहुत घटाना चाहते हैं। तो वो एक बैलेंस लेवल पे एक ऑप्टिमल एक थ्रेशोल्ड हमारा होता है, एक ऑप्टिमल लेवल पे हम अपने टेंशन को रखना चाहते हैं, और दैट इज़ व्हाट इज़ आइडल फॉर इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर टर्म है, पहले उससे इंट्रोड्यूस करती हूँ अराउजल थ्योरी को, जो कि है स्टिम्युलस मोटिव। स्टिमुलस मोटिव का मतलब, देखो ये शब्द आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये लाइन पढ़ने के बाद काफ़ी क्लियर हो जाएगा। दैट स्टिमुलस मोटिव का मतलब एक ऐसा मोटिव दैट अपीयर्स टू बी अनलर्न बट कॉजेज एन इंक्रीज इन स्टिमुलेशन, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसा कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको एक ऐसा मोटिव देती हो जो कि आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सपीरियंसेस के दौरान लर्न किया है या फिर वो फिजियोलॉजिकल है, वो मोटिव आपका फिजियोलॉजिकल नीड से रिलेटेड भी नहीं है, ना ही वो आपका ऐसा है कि बहुत आपने लर्न किया है या फिर एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो वो पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल भी नहीं है। सो इट अपीयर्स टू बी अनलर्नड काइंड ऑफ मोटिव बट इट कॉजेज एन इंक्रीज इन योर स्टिमुलेशन। बट वो ऐसी चीज़ें होती है, वो ऐसी मोटिव्स होती हैं दैट इंक्रीजेज योर स्टिमुलेशन, योर अर्जेस टू डू दैट थिंग्स, जैसे क्यूरोसिटी, प्लेइंग, एक्सप्लोरेशन, द वे यू एक्सप्लोर, जैसे बंजी जंपिंग हो गया, हॉरर फिल्म्स हो गया, कोई क्रिएटिव करियर अपनाना। सो जो क्यूरोसिटी होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे स्टिमुलस मोटिव है दैट इनका कारण ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, डायरेक्टली आपके साइकोलॉजिकल में जो कंडीशन, जो आपकी लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस है उनसे रिलेटेड है। इसका कारण इट अपीयर्स टू बी अनलर्न, बट ये एक क्या करता है आपके साथ में, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन योर स्टिमुलेशन। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया, एक्सप्लोरेशन और क्यूरोसिटी। अराउजल थ्योरी है क्या? अराउजल थ्योरी सेज देयर इज अ ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन बेस्ट एंड आइडल फॉर इंडिविजुअल, यानी कि वो जो ड्राइव है वो बहुत हद तक एकदम एक्सट्रीम पर भी नहीं जाती है, वो जो करने का कोई भी एक्शन करने का आपके अंदर ड्राइव है वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लो रहे या बहुत हाई रहे। सो देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन, अ इंडिविजुअल स्ट्राइक्स या फिर एन इंडिविजुअल स्ट्राइक्स टू बैलेंस अप। Individual is motivated in engaging in behavior or seeking out experiences that are constant with that optimal level. अब इंडिविजुअल का एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन होता है, यानी कि इंडिविजुअल एक थ्रेशोल्ड पर रहता है, यानी कि एक इंसान जो होता है उसके अंदर एक ऑप्टिमल या फिर एक सेट लेवल ऑफ होता है अराउजल की, इतना ही, ठीक है, उसके आधारित पर वो हर एक बिहेवियर करता है। वो जो भी बिहेवियर कर रहा है, वो जो भी अनुभव ले रहा है, एक्सपीरियंसेस सीक आउट कर रहा है, वो उस ऑप्टिमल लेवल के आसपास ही रहेंगे और उसके आसपास के साथ साथ उसके साथ ही कांस्टेंट रहेंगे, उस ऑप्टिमल लेवल से एक्सट्रीम नहीं, उस ऑप्टिमल लेवल से कम नहीं। लेकिन देयर आर सम पीपल who are sensation seekers, who love bungee jumping, who love risks. So there are people who are Bear Grylls, जो डिस्कवरी चैनल पर आता था, the people who need more arousal, उनको हम sensation seeker कहते हैं। ज़्यादातर आम लोगों के लिए ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बीच में होता है। जैसे मैंने बताया, ना ही वो बहुत ज़्यादा अराउजल एक्सपेक्ट करते हैं, ना ही वो बहुत कम, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होता है, एंड दे डू एक्शंस और एक्सपीरियंसेस दैट मैचेस विद देयर ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। कि they need more complex and varied sensory experiences. They want experiences that are more extreme than others, than usual. Need does not always have to involve danger. ऐसा नहीं कि कुछ खतरेदारी कर रहे हैं कि बहुत खतरा और बहुत कुछ ऐसा डरावना सा ही ले लिया, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिस्की लग सकती हैं वो ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ऐसा जो कि लोग नॉर्मली नहीं कर रहे हो वो भी हो सकता है। स्काई डाइविंग, रिस्की क्रेजी ट्रिप्स, बंजी जंपिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फैक्ट है, सेंसेशन सीकिंग में भी रिलेटेड टू टेम्परामेंट। टेम्परामेंट बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये चीज़ आपने इधर नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पर्सनालिटी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है सेल्फ, एक होती है पर्सनालिटी, और एक होता है
कैरेक्टर, तो टेम्परामेंट जो होता है एक बायोलॉजिकल रिलेटेड टर्म है, तो एक इंडिविजुअल का खुद का टेम्परामेंट होता है, उसके रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि टेम्परामेंट से रिलेटेड होती है सेंसेशन सीकिंग। सो एक सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर जो होता है वो एक इंडिविजुअल के टेम्परामेंट से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं। फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ अफेक्ट चिल्ड्रंस चॉइसेस इन फ्यूचर, ये एक अच्छा खासा फैक्ट है और ये मेंशन्ड है, ये ट्रुथ है कि व्यक्ति के जो जीवन के पहले कुछ मंथ होते हैं, फर्स्ट मंथ होते हैं एक बेबी की लाइफ के, वो कहीं ना कहीं उसके लिए फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो उसके फ्यूचर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर एक इम्पैक्ट डालते हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी है, नो थ्योरी इज विदाउट क्रिटिसिज्म। देयर इज ऑल्सो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है दैट कंटेम्प्रेरी थ्योरीज सी मोटिवेशन एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ पुश ऑफ इंटरनल ड्राइव्स एंड पुल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे एक्सटर्नल हमारे पास मोटिवेशन है, कुछ इंटरनल मोटिवेशन है, तो हमने समझा कि एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। बट कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट, अब आधुनिक हमारे आज के समय के थ्योरिस्ट जो हैं, अकेडमिक्स जो समझते हैं, वो उनका ये समझना है कि हमारे बिहेवियर में जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल ड्राइव्स या इंटरनल नीड्स और एक्सटर्नल स्टिमुलस दोनों का एक मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। इन पीयर प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स पीपल टेंड टू शो हाई रिस्क टेकिंग। जैसे कि आप अपने दोस्तों के बीच में होते हो या फिर अपने लोगों के बीच में होते हो या दूसरों के बीच में, अब कोई ऐसी हिम्मती का काम होगा तो आप आगे मैं हूँ सरदार सबका, मैं कर लूँगा ये काम। तो ये एक रहता है टेंडेंसी इंडिविजुअल के अंदर, पीयर प्रेशर के अंदर इंडिविजुअल ऐसा शो करता है दैट दे हैव हाई रिस्क टेकिंग। इंसेंटिव अप्रोच कहती है ये कि कुछ इंसेंटिव्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें, ऐसी एक्सटर्नल रिवॉर्डिंग चीज़ें जो लर करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं एक व्यक्ति को कोई काम करने के लिए। तो ये इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इंसेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ें दैट लर या फिर अट्रैक्ट पीपल इनटू एक्शन, या बाहरी ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति को आकर्षित करती है कोई व्यवहार करने के लिए, वो इंसेंटिव होती है। इंसेंटिव अप्रोच का मतलब ये है कि इंसेंटिव थ्योरी है ये कि जो व्यक्ति है वो मोटिवेशन, व्यक्ति का मोटिवेशन इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि दे डू द थिंग्स फॉर द इंसेंटिव्स। इट इज़ पार्शली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, जो कि ज़ाहिर सी बात है, हमें कोई नीड होगी तब हम कोई काम करेंगे, ये तो हमने समझा था, लेकिन हमारे पास इंसेंटिव होगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है या फिर साइकोलॉजिकल नीड है, बट इट्स समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिंग मी, तो आप वो इसलिए करते हो। और क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एक इंसेंटिव है? बिकॉज यू लर्न इट, एसोसिएटिव लर्निंग की वजह से, कंडीशनिंग की वजह से, सेंसेशन और हैबिचुएशन और रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट की वजह से आप सीखते हो, इन विच द बिहेवियर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड इट्स रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज। द रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी नीड और लेवल ऑफ अराउजल। जैसे मैंने कहा था, ये आपकी ज़रूरत से, आपकी ज़रूरत टू सर्वाइव से लेकर के कोई उससे लेकर के कोई आपका लेना देना नहीं है, यानी कि योर नीड टू सर्वाइव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ समथिंग दैट इज कॉजिंग यू टू लर्न टूवर्ड्स दैट and cause people to act up on the incentive. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मोटिवेशन को समझाने के लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। अब उसके अंदर दो थ्योरी हैं, एक है नीड ऑफ हायरार्की जो कि वेरी फेमस है, इब्राहिम मैस्लो का दिया हुआ है, एक क्लासिक अप्रोच है टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन। क्लासिक मतलब टाइमलेस, ऑल टाइम रिलेवेंट चीज़ है ये। फिर है सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये मैंने एसडी शॉर्ट में लिख दिया है, एग्जाम में कभी एसडी मत लिखना, सेल्फ डिटर्मिनेशन पूरा लिखना। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एक मॉडर्न अप्रोच है टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन, और ये दोनों ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, यानी दोनों ही हमारे जो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट है उसको लेकर के बात करते हैं, उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ वाई दीज बोथ आर पार्ट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सबसे ज़रूरी, सबसे पहला, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको देने वाले का नाम है अब्राहम मैस्लो, और इनका जो वर्क है ये है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। हम इसे कहते ही है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। फर्स्ट ह्यूमनिस्ट थ्योरी बेस्ड ऑन वर्क ऑफ इब्राहिम मैस्लो, यानी कि पहली जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बनी थी वो इब्राहिम मैस्लो के वर्क पे बेसिस पे ही बनी है। यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर ह्यूमनिस्टिक एक जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी है वो कहीं ना कहीं किस तरीके से काम करता है, इब्राहिम मैस्लो ही उसका बेसलाइन है, उन्होंने ही शुरुआत करी है। अब ये समझाते क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसको ध्यान देकर के समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ नीड्स। इंसान के लाइफ में, उनके जीवन में कई तरीके की ज़रूरतें होती हैं।
मोस्ट बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल एट द बॉटम, यानी उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड दी। हायरार्की का मतलब होता है एक लेवल से उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, क्या किससे ऊपर क्या ज़्यादा मायने रख रहा है। तो ये उन्होंने हायरार्की में अरेंज किया है ज़रूरतों को, इंसान के लाइफ में आने वाली नीड्स को, क्योंकि नीड्स ही एज अ कॉज ऑफ मोटिवेशन है, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड सो दैट यू कैन फुलफिल दैट नीड। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल को उन्होंने एकदम नीचे रखा है, हाईएस्ट नीड को उन्होंने एकदम ऊपर रखा है हायरार्की में। अ पर्सन मस्ट स्ट्राइव टू मीट दीज नीड्स बिफोर अचीविंग द हाईएस्ट नीड, यानी कि सबसे ऊपर पहुंचने के लिए, अगर ये हायरार्की है तो जाहिर सी बात है नीचे से होकर के व्यक्ति जाएगा, और इनका कहना है कि हर एक नीचे जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना होगा, लोअर नीड को करके ही फुलफिल एक व्यक्ति एकदम टॉप लेवल ऑफ नीड तक पहुंच सकता है, और जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा मोड है इस जीवन का जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच गया होता है, एट वेयर इंडिविजुअल हैज़ रीच्ड देयर फुल पोटेंशियल एट विच पीपल हैव सेटिस्फाइड देयर लोअर नीड्स। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा नीड है, हायरार्की भी बनाई है मैंने, जहाँ पर यहाँ पर व्यक्ति बहुत कम व्यक्ति हैं पहुँच पाते हैं, और यहाँ पर अगर व्यक्ति पहुँचा है तो दे हैव अचीव्ड देयर फुल पोटेंशियल, और यहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि ऑल दीज लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। एक और बात है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये एकदम ऊपर हायरार्की में है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक एज का कोई यहाँ पर एक मसला नहीं चल रहा कि आप एज के हिसाब से चल रहे हो, कि आप अगर बच्चे हो तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर बड़े हुए तो यू हैव नीड फॉर लॉन्गिंगनेस एंड लव, देन यू हैव एस्टीम व्हेन यू आर एडल्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप जीवन में बहुत अनुभव गेन कर लोगे देन यू हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इवन कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए भी हो सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा पोजीशन है जहां आप जब पहुंचते हो यू फील पीक एक्सपीरियंस, और वो पीक एक्सपीरियंस आप बार बार लेना चाहते हो। सो 1 घंटे का डिफरेंस तक मैटर करता है, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, ये एज वाइज हायरार्की नहीं है, इट इज़ अ नीड हायरार्की। और 1 घंटे का डिफरेंस भी मायने रखता है कि एक व्यक्ति अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच गया है तो वो गिर कर के यहाँ भी पहुंच सकता है, बस कुछ घंटे का डिफरेंस तक मायने रखता है। नीड्स 2 तरीके की हैं, बोथ फंडामेंटल एंड ग्रोथ नीड्स। यहाँ पर है जैसे फंडामेंटल नीड्स जैसे कि फूड है, डेफिशिएंसी नीड्स है, कॉमा है यहाँ पर, ठीक है। डेफिशिएंसी नीड मतलब जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है, फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड फिजियोलॉजिकल रिलेटेड नीड्स। ग्रोथ नीड्स यानी कि टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, टू फील गुड फॉर योर ओन सेल्फ। अब ये चीज़ आप कब कर पाओगे, जब आपकी शरीर की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। जब प्राइमरी ही नहीं पूरी है, जब यही नहीं है तो हाउ कैन यू डू, आगे आप कैसे बढ़ सकते हो। तो जो सेफ्टी नीड्स है या फिर पर्टिकुलरली लव और बिलोंगिंगनेस है, स्टीम नीड्स है, रिस्पेक्ट वाली बातें हैं, कॉग्निटिव नीड्स है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, टू हैव गुड रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें ग्रोथ नीड्स में आती हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल द ग्रोथ नीड्स। It is a point to be noted that primary fundamental needs must be fulfilled to reach self actualization। ये जो हायरार्की है ये नीचे से सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ही आप ऊपर पहुंच सकते हो। The only need higher than self actualization is transcendence, a search for spiritual meaning beyond one's immediate self। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा नीड है जो फुलफिल होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो, आपने आपके अंदर जितनी क्षमता थी आपने इस्तेमाल कर ली, आपने अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर ली, यू आर फुलफिल्ड, यू आर एक्सपीरियंसिंग पीक एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। लेकिन उससे ऊपर भी एक चीज़ होती है, अपने खुद से हट करके, अपने नीड से हट करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो ये है उससे भी आगे है ट्रांसेंडेंस, यानी कि अपने से हट करके टू मूव टू सर्च फॉर स्पिरिचुअल मीनिंग बियॉन्ड वंस इमीडिएट सेल्फ, यानी टू सर्च फॉर लाइफ एंड ट्रूथ। ऐसी चीज़ों को समझना जो कि स्पिरिचुअल, जो बुद्धिस्ट या फिर जो महात्मा होते हैं वैसी बातों की बात यहाँ पर की जा रही है, स्पिरिचुअल मीनिंग को समझने की बात की जा रही है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, यही इधर ही से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है, इब्राहिम मास्लो की थ्योरी के आगे बात है। इंडिविजुअल राइजेस अप द हायरार्की एंड फेस चैलेंजेस बट अ शिफ्ट इन लाइफ सर्कमस्टांसेस कैन रिजल्ट इन शिफ्ट टू द लोअर नीड। जैसे कि बताए थे, भले ही वो हायरार्की में व्यक्ति आगे बढ़ गया हो, लेकिन कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो एक लोअर नीड पे फिर से आ गया। शायद एक व्यक्ति एस्थेटिक नीड्स तक पहुंच गया था, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ परिस्थिति जैसी हो सकती है कि वो वापस सेफ्टी नीड्स पर आ गया, कि उसे अपनी सिक्योरिटी को लेकर के ही अब उसे श्योरिटी करनी पड़ रही है। मूविंग अप एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली,
मतलब कि हायरार्की में ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया कोई एज वाली बात यहाँ पर नहीं है कि उम्र के हिसाब से आप बढ़ रहे हो और एक नीड से आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते, हर समय आगे और पीछे आना लगा रहता है। जैसा कि हम बताए थे, even an hour difference matters. Times in life when self actualization is achieved even temporarily is termed as peak experiences. यानी कि कम समय के लिए ही अगर आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फील कर रहा है तो भी इट इज़ टर्म्ड एज पीक एक्सपीरियंसेस, यानी एक टाइम जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फील कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, वहाँ तक आप पहुँच गए हो, उसको बोला जाता है पीक एक्सपीरियंसेस। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज स्टार्विंग टू मेक पीक एक्सपीरियंसेस अकर अगेन एंड अगेन। आगे बढ़ने और बेहतर होने की जो व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वो नीड होती है, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये व्यक्ति बार बार करता है ताकि उसे वो पीक एक्सपीरियंसेस बार बार मिल सके। अब इसका भी क्रिटिसिज्म है, इतनी बड़ी थ्योरी और इतने सारे नीड्स बताने के बाद भी, इतना सब क्लियर करने के बाद भी इसका भी क्रिटिसिज्म है। पहली तो बात यह है कि इट लैक साइंटिफिक सपोर्ट, इट डू हैव वेरी लिटिल साइंटिफिक सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन इब्राहिम मैस्लोज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन एम्पेरिकली गैदर्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च। एम्पेरिकल का मतलब होता है कोई चीज़ जो साइंटिफिकली हो, कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऐसा कोई सब्जेक्टिव अपना खुद का निजी अनुभव उसमें नहीं डाला गया हो, यानी कि एक चीज़ को बराबर तरीके से समझा गया हो, तो ऐसा नहीं किया गया था। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च एंड ऑल्सो नॉट ऑन एम्पेरिकली गैदर्ड डेटाज एंड ऑब्जर्वेशंस। दूसरा क्या है? पहला तो इट लैक्स साइंटिफिक सपोर्ट, दूसरा है एनेक्डोटिकल एविडेंस। बाइबल हो गया या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो हमें हमारे लेजेंड्स के बारे में बताती है, हमारे हिस्ट्री में वो दिखाती है कि कई बार लोअर नीड्स नहीं भी सेटिस्फाइड होती है इंडिविजुअल की, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। कई महात्मा ऐसे होते हैं, कईयों की जीवन की परिस्थिति ऐसी होती है, उनके पास लोअर नीड को सेटिस्फाई करने का कोई एक पर्टिकुलर उनके पास सोच नहीं होता है। बार वो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। डिस्पाइट लोअर नीड्स अनसेटिस्फाई रहती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति हायर नीड तक बढ़ पाता है। तो जो इन्होंने कहा था इब्राहिम मैस्लो ने कि नीचे की ज़रूरतें पूरी होंगी तभी व्यक्ति आगे पहुंच पाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम देखते हैं, ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, इस हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं कि यहाँ की नीड्स शायद वो पूरी फुलफिल नहीं है, इम्बैलेंस में है, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुँच गए हैं, या शायद वो ट्रांसेंडेंस तक पहुँच गए हैं। ट्रांसेंडेंस हायरार्की में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हायरार्की है बनाने के कई ईयर्स बाद में ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था, सो इट इज़ नॉट इन द हायरार्की। तो वही चीज़ है, लोअर नीड नॉट टू बी फुलफिल्ड टू रीच हायर नीड्स। और जैसे कबीर को भी आप ले सकते हो, पोएट से लेकर साइंटिस्ट से लेकर के हर एक किसी का आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, कई ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। तीसरा है कल्चरल बायस। अब तो पूरे क्रिटिसिज्म आपको लाइन नहीं याद रखनी है, इसमें क्या बात हो रही है। पहला क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक सपोर्ट के बारे में, दूसरा है कि लोअर नीड्स ज़रूरी नहीं है फुलफिल करना, और उसका प्रूफ है एनेक्डोटिकल एविडेंस या फिर लेजेंड्स इन द हिस्ट्री, और तीसरा है कल्चरल बायसेस, यानी कि इनकी जो वर्क है उन्होंने पर्सनल तो ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन स्टडीज़ ऑफ अमेरिकन्स ओनली। उन्होंने अमेरिकन्स पर अपनी स्टडीज़ की थी। क्रॉस कल्चरल रिसर्च है जो कि आज के समय में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, वो हमें ये बताता है कि जो हायरार्की का ऑर्डर है हर संस्कृति में, हर कल्चर में, हर सभ्यता में सेम नहीं रहता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कंट्री एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि जापान है, वहाँ पर ये एग्जाम्पल अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी नीड इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर। जब एक इंडिविजुअल एक ऐसे कल्चर में है जहाँ उसको जॉब सिक्योरिटी या फिर लाइफ सिक्योरिटी उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्पिरिचुअल मीनिंग के पीछे नहीं भागेगा, वो ऐसे काम करेगा सो दैट उसकी सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल रहे, उसकी जॉब, उसका हाउस, उसका हाउस होल्ड, फैमिली, दैट शुड बी सिक्योर्ड, वो उसलिए काम करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन जॉब सेटिस्फैक्शन। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि अब वो कोई चीज़ में उसको दिलचस्पी नहीं है, जैसे हमें लगता है कि अब हमें ये काम मेरे लिए नहीं बना, इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट जॉब सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल रादर दैन जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर ये लोगों के मन में है तो वो उससे आगे कैसे बढ़ेंगे। उसके साथ कई ऐसी कंट्रीज़ भी होती है जिनके अंदर लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा मैटर करता है, रिच होना, और जैसे रिचनेस होना या फिर ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज होना इंडिविजुअल के पास। तो अगर वो ऐसी कंट्रीज़ है वहाँ पर, तो वहाँ पर मटेरियल नीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा।
तो यहाँ पर हर एक नीड के बारे में लिखा हुआ है। अब ये मैंने क्लियरली लिख लिया, आप इसे नोट भी करिए। दैट फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? टू सेटिस्फाई हंगर, थर्स्ट एंड फटीग, थकान। और सेफ्टी नीड्स क्या है? टू फील सिक्योर, सेफ, आउट ऑफ डेंजर, यानी कि आप सुरक्षित महसूस करें, आपका घर है, आप जहाँ रह रहे हो, जो आसपास के लोग हैं, उन सबको मिला करके है ये सेफ्टी नीड्स। एंड बिलोंगिंगनेस, ये अलग क्यों लिखा है? ये साथ में है। बिलोंगिंगनेस इज अ कंप्लीट वर्ड, ठीक है, अलग नहीं है। बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी वही बात हो गई, टू बी लव्ड, टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी एक्सेप्टेड, टू फील दैट आपका अच्छे रिलेशन्स हो लोगों के साथ में, एंड फैमिली और रिलेशनशिप्स आपके अच्छी बने हों। देन एस्टीम नीड्स आती है। अब ये नीड पूरी हो गई। अब ये नीड पूरी हो गई तो आती है एस्टीम नीड्स, यानी टू अचीव, टू बी कॉम्पिटेंट, यानी कंपटीशन में आना लो। फिर उसके बाद है एस्टीम नीड्स, यानी कुछ हासिल करना, किसी मुकाम तक पहुंचना, कोई काम करना, वर्क करना, गोल्स, एम्स। टू बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटिशन फील करना, यानी डू थिंग्स, आपने आसपास ऑब्जर्व करना चीज़ों को, कॉम्पिटेंट होना, टू डू एंड मूव फॉरवर्ड। टू ऐसा ना कि आपको भी एहसास हो कि मैं हूँ, मैं कुछ बिलोंग करता हूँ, मेरी कोई अहमियत है, तो ऐसी चीज़ें करना, अचीव करना चीज़ों को। उसके बाद आपके पास अचीवमेंट्स आ जाते हैं, आपके पास अप्रूवल्स रहते हैं, आपके पास आती है कॉग्निटिव नीड्स, यानी चीज़ों को जानना, समझना, एक्सप्लोर करना, यानी कि क्यूरोसिटी से रिलेटेड चीज़ें जो आपके कह सकते हैं कि ज्ञान से रिलेटेड है, जो आपके ज्ञान से रिलेटेड है, आपको समझ को बढ़ाना, अपने जीवन में अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना, को वो सुंदरता समझना, उसको अप्रिशिएट करना। और सबसे ऊपर रहता है टू फाइंड सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइज वंस ओन ट्रू पोटेंशियल। और उसके बाद ट्रांसेंडेंस रहता है, बट इट इज़ नॉट इन द हायरार्की। अब इसको ना क्रिटिसाइज, हमने इसका क्रिटिसिज्म तो पढ़ लिया है, लेकिन एक क्रिटिसाइज इनको करने वाले का नाम है डॉगलस केनरिक, रीडिफाइंड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। उनका अब ये जो डॉगलस केनरिक है, उन्होंने एक अलग मीनिंग दिया हायरार्की ऑफ नीड्स को, अलग तरीके के हायरार्की ऑफ नीड्स को बनाने की कोशिश की। एक व्यक्ति अंदर से क्या चाहता है और उसे क्या करने दिया जा रहा है, वो क्या बन सकता है, इसके बीच के डायनामिक को उन्होंने समझाने की कोशिश की। और कैसे की? क्योंकि उनका फोकस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर था, एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज़ समझाई। अब इनका भी क्रिटिक है, अब ये मैस्लो को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी थ्योरी बनाते हैं। इनकी थ्योरी का भी क्रिटिक है दैट हिज फोकस इन इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट वाज क्रिटिसाइज। व्हाई? बिकॉज ही डिडंट फोकस्ड ऑन कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। Its removal of self-actualization from the pyramid and from the hierarchy altogether as a stand-alone motive। यानी कि इनका जो ये इन्होंने क्या किया था कि जो मैस्लो की थ्योरी है हायरार्की की, उसमें उन्होंने पिरामिड के एकदम अपर स्केल से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला है कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, उसको हटा दिया था। अपनी थ्योरी के अनुसार में उन्होंने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ नॉट द पीक ऑफ ऑल द नीड्स। उसके एकदम आगे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को उन्होंने काउंट ही नहीं किया अपनी थ्योरी में। इसके बाद है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पहले हमने मैस्लो को समझा और हम फिर रायन और डेकी को समझेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ये डब्ल्यू हटा दो, थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इनको देने वाले का नाम है रायन और डेकी, पूरा नाम मत याद करो यार। ये कहते हैं 3 यूनिवर्सल इनबॉर्न नीड्स है। इनबॉर्न मतलब जन्मजात, पहले से आपके अंदर होती हैं। रायन और डेकी बताते हैं कि 3 इनबॉर्न जन्मजात हमारे अंदर पहले से ही होने वाले एक कुछ 3 यूनिवर्सल नीड्स हैं। यूनिवर्सल नीड्स का मतलब सबके अंदर होती है, कल्चरल डिफरेंस हटाओ, हर एक के अंदर रहती हैं ये 3 इनबॉर्न नीड्स, यानी हमारे अंदर पहले से ही ये मौजूद हैं। क्या है वो और ये क्या काम करती हैं? पहली बात, ये जो 3 ज़रूरतें हैं, जो 3 नीड्स हैं, वो व्यक्ति को मदद करते हैं ताकि दे कैन गेट कंप्लीट सेंस ऑफ होल एंड सेल्फ एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स। मतलब कंप्लीटली नीड को एक्वायर, हर एक तरीके की नीड्स को एक्वायर करने के लिए, यानी हर एक तरीके की ज़रूरतों से आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी 3 नीड्स हैं जो इंडिविजुअल फेस करता है या फिर उसके लाइफ में रहती हैं। तो वो क्या नीड्स है? पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा है कॉम्पिटेंस और तीसरा है रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी यानी नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ वंस ओन बिहेवियर एंड गोल्स। आप नहीं चाहते कि आपको कोई बताए, आप छोटा सा भी चीज़ होता है या फिर आप अपनी अलमारी खुद भी साफ़ करने वाले होते हैं, मम्मी कहती है कि अलमारी साफ़ कर दो, तो आपको लगता है अब तो नहीं करेंगे, इनको लगेगा इनके बोलने पे किया है। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, लेकिन ये एक बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन रहता है इंसान के अंदर। एक बड़ी से बड़ी चीज़ को भी आप इसमें डाल सकते हो कि इट इज़ अ नीड, एक इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है कि वो खुद के बिहेवियर और खुद के एम और गोल के कंट्रोल में रहे। वो नहीं चाहता कि उसे कोई और
बताया, वो अपने बिहेवियर, अपनी सोच के आधारित पे चलना चाहता है। कॉम्पिटेंस यानी कि एबल टू मास्टर द चैलेंजिंग टास्क ऑफ वन लाइफ, अपने लाइफ की मुश्किलात को खुद झेलना और उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत। रिलेटेडनेस यानी बिलोंगिंगनेस फील करना, रिलेशनशिप सिक्योरिटी फील करना। अब इस थ्योरी के फीचर्स क्या क्या हैं? नीड्स दैट हेल्प पीपल इन कंप्लीट सेंस ऑफ होल एंड हेल्थी रिलेशनशिप विद अदर्स, जो कि यहाँ पे लिखा था, यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। कॉमन सेंस कॉमन इन सेवरल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी की और भी अदर थ्योरीज हैं, पर्सनालिटी को समझाने वाली कई थ्योरीज हैं, कई अप्रोचेज हैं, तो उसमें भी ये फीचर्स या फिर ये जो नीड्स हैं इनके, ये देखने को मिलते हैं, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस और ऑटोनॉमी। अलग अलग कई अदर थ्योरीज में भी पाई जाती हैं। ये जो उन्होंने नीड्स बताई, ये थ्योरी काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी फेमस है। उसके साथ साथ में ये फीचर्स जो इस थ्योरी के हैं, जो 3 नीड्स हैं, और भी सिमिलर अदर थ्योरीज में देखने को मिलते हैं, जैसे पर्सनालिटी की थ्योरीज में पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, वो उसमें भी यही रहता है कि जो बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स, जैसे आपने पिरामिड में समझा था, तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेडनेस वाली नीड्स से तो बिल्कुल ही मिलती है। उसके साथ जो ऑटोनॉमी है और जो कॉम्पिटेंस की नीड है, वो एरिक एरिक्सन की जो साइकोसोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, उससे कई तरह से मिलती है। और यहाँ पर एक बात लिखी है, फॉर अकॉम्प्लिशिंग द नीड्स अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी। एक व्यक्ति आगे बढ़ पाए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट उसको मिले। अगर मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, इट फॉस्टर्स देयर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ते, आपके पास पूरा मौका है। अगर आप जिंदा हो तो यही आपके पास एक अच्छा कारण है कि आप आगे बढ़ सको, यही आपके पास एक अच्छा मौका होता है। उससे ज़्यादा कम आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए मतलब निराश नहीं हो सकते, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको लाइफ है, आपको तो जीनी पड़ेगी। बट एक रहता है, अगर आपके पास सपोर्टिव एनवायरनमेंट है तो आपके पास एक मौका रहता है अपने आप को और अच्छे से बेहतर करने का। यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें लिखी हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो है ही हैं, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट कहीं से भी नहीं है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? अब बाहर की किसी चीज़ के लिए आप लर्न हो रहे हो या फिर वो आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, उसके पीछे आप भागोगे तो वो आपको कंसिस्टेंट एक्शन नहीं देगा। लेकिन आपके पास कोई एक कोर कारण होगा जो आपके खुद से रिलेटेड होगा, इंट्रिंसिक होगा, तो आप उसके लिए लंबा दौड़ोगे और वो ज़्यादा आप कंसिस्टेंट उस चीज़ पर काम करोगे। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है? नीड फॉर कॉम्पिटेंस अलॉन्ग विद पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम अदर्स, यानी कि आप कॉम्पिटेंट तो रहो, उसके साथ आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले लोगों से, ताकि आप आगे बढ़ सको। एट परसीव चैलेंजिंग टास्क, परसीव चैलेंजिंग मतलब जो आप मान रहे हो, जो आपने खुद के लिए चुना है। दूसरी एक और चीज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाती है, वो है सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड द नॉलेज दैट द पर्सन, उसके एक्शंस आर सेल्फ डिटरमाइंड, यानी कि ये इसी से रिलेटेड है, यही थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि जो ऑटोनॉमी होती है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, उसका अवेयरनेस इंसान को रहना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं खुद चुन रहा हूँ वो करना, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा। तभी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी रहती है एक्शन में। अब जैसे हमने समझा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ता है या फिर वो घटता क्यों है, वो भी समझना ज़रूरी है। व्हेन एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिले, अब जैसे हमने समझा था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए यू नीड टू हैव अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यू शुड नो कि आपकी जो भी आप एक्शंस कर रहे हो वो आप खुद चुन रहे हो, ये सारी बातें हैं। और वो चीज़ें जो भी आपकी इंट्रिंसिक रहनी चाहिए, सो दैट वो जो कंसिस्टेंट एक्शन है वो होगा। बट व्हेन एक्सटर्नल रिवॉर्ड इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ परफॉर्मेंस, वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज आपके पास एक पर्सनल कॉज नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपको एक किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, जैसे हम आगे समझेंगे, नेगेटिव इफेक्ट ओनली फॉर टास्क दैट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। अब नेगेटिव इम्पैक्ट उसी टास्क पर पड़ता है जो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, उसके लिए आपके पास एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, उसी टास्क का एक्शन कम दिखेगा, उसी टास्क को लेकर के एक्शन कम दिखेगा। व्हेन टास्क इज इंटरेस्टिंग टू पर्सन, द एक्सटर्नल रिवॉर्ड इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एटलीस्ट इन शॉर्ट फॉर्म। वही यहाँ पर जो मैंने बात बताई, जो मैंने आधा छोड़ा था, वो यहाँ पर है दैट जब एक काम इंटरेस्टिंग रहता है तो आपके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है, ये उसे करने का एक कोर इंटरनल कारण रहता है, एक सेटिस्फैक्शन इंटरनल रहता है किसी काम को करने का। और उसके साथ में एक्सटर्नल रिवॉर्ड को डाल दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो वो आपको एक कंसिस्टेंट एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है या फिर आपको मोटिवेट करता है। फोर्स गलत शब्द होगा।
यहाँ पर ही आपका मोटिवेशन कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। दिस इज़ अ चैनल, यू कैन यूज़ दिस। आप इसे सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, और आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।